गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी हम वर्तमान में सामान्य ज्ञान विज्ञान की पुस्तक जो लूसेंट द्वारा प्रकाशित की जाती है, लूसेंट की सामान्य विज्ञान की पुस्तक पढ़ा रहे हैं, जिसमें आप सभी लोगों को आने वाली परीक्षाओं का सभी मटेरियल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। क्या है आज का लेक्चर, इसके पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एक कुटेज। कुटेज क्या है कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग। क्या है? अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आती, इसको ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचेंगे कि तुरंत आपको क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा या तुरंत कुछ हो जाएगा। आपको अच्छी किताबें होंगी तो अच्छी किताब मोटी रहेंगी। जैसे गीता है, कितनी मोटी रहेगी, तुरंत समझ में नहीं आएगी। वो जब पूरा पढ़ लेंगे आप, फिर उसको आप अपनी ज़िंदगी में कर लेंगे, तब आपको समझ में आएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो अच्छी किताबें हों चाहे अच्छे लोग हों, तो उनको तुरंत समझ में नहीं समझ सकते आप। उनको क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। जैसे आपको गीता रख दी, रामायण रख दी, कुरान रख दी, बाइबल रख दी, तो आप उनको बाहर से देख के थोड़ी समझ सकते हो कि अच्छी है कि बुरी है। इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ अच्छी है, हाँ बुरी है, ठीक ना। तो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आपको ये तथ्य समझ में आ गया होगा कि मेरा कहने का क्या मतलब था। देखिए, तो आज मैंने बताया कि अब हम लोग साथ साथ में एनसीईआरटी की बुक भी लेकर चलते हैं, जिसमें आप लोगों को कक्षा 7वीं की आज अध्याय 3 और 4 कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले ये लिखा है कोकून। कोकून एक प्रकार की अवस्था होती है जिसमें जो रेशम का कीड़ा रहता है, वो उसके लिए एक अवस्था दर्शित की जाती है। वो क्या कहलाती है? कोकून। यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कोकून में विकासशील कीट, ठीक ना। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये लिखा है कार्तिकून। कार्तिक ऊन होता है जो अपन जो भेड़ वगैरह से निकालते हैं ऊन, उसको कार्तिक ऊन कहते हैं। उसको बनाने की प्रक्रिया को ऊन कहते हैं। अब रीलिंग क्या कहलाती है? रीलिंग, जब किसी ऊन को बनाया जाता है तो उसमें जब उस ऊन को रस्सी बनाने की प्रक्रिया रीलिंग कहलाती है, ठीक ना। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तीसरे, अभिमार्जन। आपने अभिमार्जन सुना होगा, जैसे आपका निरमा है वो अभिमार्जक कहलाता है। रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन क्या है? कौन सी वृक्ष पे किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो कौन सी वृक्ष पे किया जाता है? शहतूत के वृक्ष पर। अब इसके बाद ऊन कटाई। ऊन कटाई क्या होती है? जो जो भेड़ वगैरह होती हैं उनकी उससे शरीर से ऊन निकालना, उसको ऊन कटाई कहते हैं, तथा उससे ऊन निर्मित करना। अब सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बकरी की किस नस्ल से ऊन प्राप्त की जाती है, तो कौन सी नस्ल है? अंगारा। देख लीजिए आप, यहाँ पे दिख रही होगी कौन सी नस्ल है ये? अंगारा बकरी है जो उसकी नस्ल से क्या प्राप्त की जाती है? ऊन। रेशम का कीड़ा कौन सा होता है? शहतूत के वृक्ष पर रेशम कीड़ा आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। देखिए, ये नर है, ये मादा है, ठीक ना, ऐसा होता है, ठीक। कोकून ये कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कोकून। दिख रहा है आप यहाँ, अंडा उसका टाइप में। अब बता रहे कैटरपिलर। जब रेशम का कीड़ा 25 से 30 दिन की जब अवस्था में हो जाता है, जब वो खाना पीना बंद कर देता है, वो कौन सी अवस्था कहलाती है? कैटरपिलर। इसी से हम लोग क्या करते हैं? रेशम के वस्त्र बनाते हैं। इसी अवस्था में संसाधन क्या होते हैं? जो विभिन्न प्रकार के संसाधन मीन्स होता है उपकरण या फिर पदार्थ, जिससे आप लोग कोई भी प्रकार का काम करेंगे। जैसे आपके लिए संसाधन क्या है? जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए फोन भी एक संसाधन है, और बुक संसाधन है, पेन संसाधन, ठीक ना। अब इसके बाद आता है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल क्या कहलाता है? जो डॉक्टरी थर्मामीटर होते हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको मापने की छोटी इकाई क्या कहलाती है? सेल्सियस होती है, ठीक ना। अब इसके बाद आता है चालन। किसी भी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक मीन्स गर्म से ठंडे स्थान की ओर प्रवाहित होना चालन कहलाता है, ठीक ना। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आपका जो डंका होता है जिससे आप चाय बनाते हैं, तो जहाँ पर चढ़ा रहता है वहाँ ज़्यादा गर्म होता है और उसका डंडा बहुत कम गर्म होता है। उसका उदाहरण है सम्मान। क्या कहलाता है? एक प्रकार का, जैसे कि कहेंगे आप कि सम्मान हो रहा है। सम्मान मीन्स एक प्रकार एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। अब देखिए कुचाला क्या कहलाता है? जिसमें वो चीज़ ना जा सके। जैसे लाइट है, लाइट के कुचालक क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि प्लास्टिक लाइट विद्युत का कुचालक होता है, इसी प्रकार ऊष्मा का कुचालक भी क्या होता है? लकड़ी होती है, ठीक। अब इसके बाद है थल समीर और समुद्र समीर। क्या कहलाता है? थल समीर वह समीर होता है मीन्स हवा, वह हवा होती है जो जमीन से समुद्र की ओर चलती है। समुद्र समीर वह समीर होता है जो समुद्र से जमीन की ओर चलती है। मैंने आपको यहाँ देखिए थल समीर और समुद्र दोनों समीर बताए हुए हैं, देख लीजिए अच्छे से। देख रहे हैं आप, ये थल समीर है जो देख रहे हैं आप, थल से जहाँ समुद्र की ओर जा रही, और ये कौन सा समीर है? समुद्र समीर। देखिए यहाँ समुद्र से धरती की ओर आ रही है, ठीक ना। अब आपको थोड़े 2-3 क्वेश्चन ऐसे रख लेना याद कि डॉक्टरी थर्मामीटर कितने डिग्री सेल्सियस का अपना ताप माप सकता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस था। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस अपना तापमान होता है। और ये लामा और एल्पेका, जो लामा और एल्पेका जी क्या है? एक जातियां हैं, भेड़ टाइप में दिख रही हैं आपको। इनकी जातियां हैं जो कहाँ पाई जाती हैं? दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं। इनसे क्या प्राप्त की जाती है? ऊन प्राप्त की जाती है, ठीक ना। अब इसके बाद ये थोड़ी सी मध्य भारत में पाई जाने वाली कुछ भारतीय नस्लें जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है, देख लीजिए कौन सी नस्ल है? लोही। लोही कहाँ पाई जाती है? अच्छी गुणवत्ता की ऊन कहाँ पाई जाती है? राजस्थान और पंजाब में। रामपुर बुशायर कहाँ पाई जाती है? भूरी ऊन उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। नाली या नली गलीचे की ऊन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाई जाती है ये वाली भेड़। बखरवाल भेड़ कहाँ पाई जाती है? नस्ल की भेड़
ऊनी साल बनाई जाती है जम्मू और कश्मीर में। और मारवाड़ी मोटी रुक्ष ऊन कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। और पाटनवाड़ी हौजरी के लिए गुजरात में पाई जाती है। ये सारी जो नस्लें हैं इनको आपको थोड़ा पढ़ लेना है और इनसे कौन कौन से ऊन प्राप्त होते हैं, कहाँ पाई जाती है, इसको थोड़ा आपका पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देख लेंगे। आप देखिए अंकीय थर्मामीटर क्या कहलाता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, जिसमें लिखा रहता है नंबर। ये नंबर नहीं रहता मैं, ठीक है। ये कौन सा डॉक्टरी थर्मामीटर, इसको ध्यान रखना है, ठीक। इसमें अंदर क्या भरा रहता है? पारा भरा रहता है। अपने मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैंने अभी बताया कि आपको अंकीय थर्मामीटर बताएंगे। तो तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है, यदि तापमापी टूट के आए तो निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमाप उपलब्ध है जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता, ठीक है, समझ में आया। यदि पारा क्या है? एक धातु है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रवावस्था में। एक अधातु का नाम बताओ जो द्रवावस्था में पाई जाती है, उसका नाम है ब्रोमीन। कौन सा नाम है? ब्रोमीन। इसको बस अच्छे से ध्यान रखते जाना है, ठीक। अब इसके बाद लिखा है पदार्थ। अब हम आते हैं लूसेंट साइंस की ओर, ठीक ना। मैंने बताया कि थोड़े थोड़े आपको समझ के चलना है, फिर मैं आपको समझा ही दूंगा थोड़ा अच्छे से। अब आते हैं हम लूसेंट साइंस की ओर। लूसेंट साइंस में हम लोगों को पढ़ना है आज क्या? पदार्थ क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, ठीक ना। तो आप देख लीजिए, द्रव्य के सामान्य गुण पढ़ेंगे। द्रव्य क्या होता है? देख लीजिए, द्रव्य पदार्थ की बाह्य अवस्था है। द्रव्य पदार्थ की नहीं, पहले नंबर पदार्थ होना चाहिए। मालूम पदार्थ क्या है? प्रत्येक पदार्थ वह वस्तु है या द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। जैसे लकड़ी, जलवायु या पर पानी। देखा हुआ होगा आपने, पानी को आप छुएंगे तो ठंडा लगेगा अभी ठंड में, तो और गर्म लगेगा गर्मी में। और जैसे आपको लकड़ी है, लकड़ी कोई मार देता है, जब आप छोटे थे तो आपको लकड़ी भी गल जाती थी। ये क्या है? पदार्थ की अवस्था है ये, ठीक ना। अब आते हैं आगे कि पदार्थ का द्रव्य की अवस्थाएं कितनी है। तो द्रव्य की मुख्यतः 3 अवस्था है लेकिन वर्तमान में 5 अवस्थाएं हैं। मुख्यतः 3 है लेकिन वर्तमान में 5 अवस्थाएं। पहली कौन सी है? ठोस। दूसरा है द्रव। तीसरा है गैस। चौथा है प्लाज्मा। और 5वां है बोस-आइंस्टीन। अब सभी अवस्थाओं के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ठोस अवस्था क्या होती है? जो बिल्कुल कठोर हो। द्रव अवस्था वो होती है जो एक लचीली टाइप में हो। गैस अवस्था वह होती है जिसमें आप क्या कर सके, आर पार जा सके या फिर उसको कर सकें। प्लाज्मा वह अवस्था होती है जो बहुत ज़्यादा उच्च ताप और उच्च दाब में उत्पन्न होती है। वो कहाँ पाई जाती है? सूर्य में। और बोस-आइंस्टीन भी एक नई अवस्था बनाई गई, प्राप्त हुई अभी। चौथी कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा। 5वीं अवस्था कौन सी है? द्रव्य की नवीन खोजी गई अवस्था का नाम बोस-आइंस्टीन है। बोस-आइंस्टीन है, जिसे बोस-आइंस्टीन क्या लिखा था? बोस-आइंस्टीन। कौन सी? बोस-आइंस्टीन लिखे दे रहे हैं हम। आइंस्टीन का नाम है आइंस्टीन, इसको ध्यान रखना। क्या नाम है? अरे यार 2 मिनट। क्या नाम है इसकी अवस्था का? बोस आइंस्टीन, ठीक ना। अब देखिए आगे बढ़ जाए, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। अब देखिए कब इसकी घोषणा की गई थी? 1924 में की गई थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको पूर्ण सत्यापित कब किया था? 1995 में, ठीक ना। क्वेश्चन आ सकता है द्रव्य की 5 व्यवस्था को सत्यापित कब किया गया था? तो 1995 में किया गया था। अब द्रव्य की सामान्य गुण, ठोस, द्रव, गैस में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, इसे किस प्रकार समझ सकते हैं? तो देखिए, ठोस में कौन सा गुण पाया जाता है? प्रत्यास्थता। आज हमारा मेन फोकस प्रत्यास्थता पे रहेगा कि प्रत्यास्थता क्या है, कैसे रहती है, ठीक है। और द्रव में कौन सा गुण पाया जाता है? दाब पाया जाता है, प्लवन पाया जाता है, पृष्ठ तनाव, केशिकत्व और श्यानता। तीसरा है गैस। गैस में कौन कौन सी पाई जाती है? वायुमंडलीय दाब पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? वायुमंडलीय दाब। अब आते हैं प्रत्यास्थता क्या होती है, ठीक, इसके बारे में थोड़ा समझ लें। प्रत्यास्थता जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाए तो उसकी लंबाई अथवा आयतन अथवा उसकी आकृति में जो परिवर्तन होता है वह बल तथा परिवर्तन हो जाता है, तथा जब उसे हटा दिया जाता है, यदि वो बल हम हटा लें तो वह वस्तु अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। समझ में आया? जब हम कोई बाहर बल लगा रहे, जैसे आपने रबड़ देखी है, रबड़ पे आपने बल लगाया तो वो रबड़ क्या हो जाएगी? तन जाएगी। लेकिन जैसे ही आप उस रबड़ को वो करेंगे तो वो रबड़ अपनी अवस्था में वापस आ जाएगी, प्रत्यास्थता कहलाती है। अब देखिए, इस प्रकार प्रत्यास्थता वह पदार्थ का गुण है। इस प्रकार प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है। क्या है? गुण है, कौन है? नहीं, गुण है। क्या है भाई? ये लिखा गया है, थोड़ा क्या रहता है कि ये गलत लिख देता है अपने आप कंप्यूटर। तो प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, ठीक। जब किसी वस्तु की आकृति अथवा आकार बदल जाता है तो हम कहते हैं कि
वस्तु विकृति अथवा ध्रुपद हो गई है। क्या हो गई है? वस्तु में विकृति अथवा ध्रुपद हो गई है। इस प्रक्रिया को विरूपण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को विरूपण कहते हैं। विकृत हो जाती है या विरूपित हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विरूपण कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफॉर्मेशन कहलाती है। अब आते हैं प्रत्यास्थता सीमा क्या है? विरूपक बल के परिणाम की वह सीमा, विरूपक बल के परिणाम की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर प्रत्यास्थता में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है। कैसा? जिससे कम बल लगाने पर विरूपक प्रत्यास्थता सीमा क्या होती है? उससे कम बल लगाएंगे, अगर ज्यादा लगाएंगे तो वह क्या हो जाएगी? प्रत्यास्थता सीमा उसकी समाप्त हो जाएगी। ठीक ना? प्रत्यास्थता सीमा का गुण बना रहता है, जिससे अधिक बल लगाने पर प्रत्यास्थता गुण समाप्त हो जाता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाता है। ठीक ना? अब देखिए विकृति और प्रतिबल क्या होता है, तो देख लीजिए। विकृति क्या होती है? तो विकृति का मतलब होता है किसी वस्तु पर निरूपण बल लगाने पर उसकी मूल लंबाई में, काय में? निरूपण बल लगाने पर उसकी मूल लंबाई में जो वृद्धि होती है, मूल लंबाई में वृद्धि और मूल लंबाई की अनुपात, समझ में आया? मूल लंबाई में वृद्धि और मूल लंबाई के अनुपात को, जैसे कि ये है, ये देख रहा है आपको, इसमें जब हमने बल लगाया तो ये इतनी लंबी हो गई। अब जो इसकी मूल लंबाई ये है और इसकी जो ये लंबाई ये है, तो इन दोनों को अनुपात को, मूल लंबाई क्या है? एल, और ये कौन सी है? एल। तो एल बटे आई बटे एल को क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। ठीक ना? इसको ध्यान रखना है थोड़ा। मूल लंबाई में वृद्धि और मूल लंबाई के अनुपात की विकृति को प्रारंभिक वस्तु की प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि और एल को विकृति कहते हैं। ठीक ना? अब बढ़ते हैं आगे को। प्रतिबल एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। क्या? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। इसको ध्यान रखना है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल एवं विकृति के अनुपात को वस्तु की प्रत्यास्थता का यंग मापांक कहते हैं। प्रतिबल एवं विकृति के अनुपात को वस्तु की प्रत्यास्थता का यंग मापांक कहते हैं। प्रतिबल एवं विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? वस्तु की प्रत्यास्थता का यंग मापांक कहते हैं। अब बढ़ते आगे। हुक का नियम, तो प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न, हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबंध के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति। ठीक ना? हुक का नियम क्या है? प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति। कैसे? इसका देख लीजिए थोड़ा। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ऐसे बनता है। ठीक ना? इसको ध्यान रखना। अब प्रतिबल बटे विकृति बराबर एक नियतांक ई, जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। क्या कहलाता है? ई, प्रत्यास्थता गुणांक। अब बढ़ते हैं आगे की लेक्चर की तरफ। यंग गुणांक क्या है? आयतन गुणांक क्या है? अपरूपक गुणांक क्या है? और पासो अनुपात क्या है? इस पासो अनुपात को मैं लिख देता हूँ आपको, ऐसा लिखा जाएगा पासो, क्या है? टाइप नहीं हो रहा था, पासो ऐसा लिखा जाता है। ठीक ना? पासो अनुपात, ध्यान रखना आपको, और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो अब देखिए पासो अनुपात का क्या है। यंग गुणांक क्या होता है? प्रत्यास्थता गुणांक का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है यदि विकृति की इसकी लंबाई में हो। क्या? प्रत्यास्थता गुणांक का मान, प्रत्यास्थता गुणांक ई का मान, काय का मान? ई का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। यदि विकृति लंबाई में हुई है तो प्रत्यास्थता को यंग गुणांक कहते हैं। काय में हुई हो? लंबाई में हुई हो विकृति, तो उसका प्रत्यास्थता का यंग गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थता यंग गुणांक का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। अब देखिए यंग गुणांक बराबर क्या होता है? y इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, mg अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन एल अपॉन एल इक्वल टू mg l अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। ठीक ना? देख लिया आपने। अब आते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। अब आते हैं आयतन गुणांक। यदि विकृति क्या में हुई हो? आयतन में। यदि लंबाई में हुई हो तो यंग गुणांक, और आयतन में हुई हो तो आयतन गुणांक। आयतन गुणांक बराबर जलीय प्रतिबल बटे आयतन विकृति, तो b बराबर माइनस डेल p अपॉन रूट के अंदर डेल v अपॉन v इक्वल टू v डेल p अपॉन डेल v। तो आपको क्या करना है, ये नहीं याद करना, इसको याद रखना। आयतन गुणांक की विकृति में आयतन में परिवर्तन, तो आयतन गुणांक। अब इसके बाद आते हैं अपरूपण गुणांक। मीन्स अपरूपण गुणांक क्या है?
यदि उसकी अपर रूप में इस रूप में परिवर्तन हो तो उसको क्या कहते हैं, अपर रूपण गुणांक कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, अपर रूपण प्रतिबल बटे अपर रूपण विकृति बड़ा जी इक्वल टू कितना होगा, एफ अपॉन ए। देख लीजिए यहाँ पे जी लिखा है एफ अपॉन ए, दिख रहा है यहाँ पे एफ अपॉन ए अपॉन थीटा इक्वल टू एफ अपॉन ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन थीटा इक्वल टू एफ अपॉन ए मल्टीप्लाई थीटा। ठीक ना, इसको ध्यान रखना है थोड़ा। और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। अब इसके बाद थोड़ा हम पढ़ लें पार्श्व अनुपात क्या होता है। तो पार्श्व अनुपात पार्श्विक विकृति, क्या पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पार्श्व अनुपात कहते हैं। काय को, पार्श्विक विकृति और कौन सी विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पार्श्व अनुपात कहते हैं। इसे सिग्मा ऐसा बनता है, सिग्मा कैसा बनता है, ऐसा सिग्मा से निरूपित किया जाता है। तो सिग्मा बराबर देख लीजिए यहाँ ये दिख रहा है ना, ये है पार्श्व विकृति बराबर पार्श्व अनुपात। तो सिग्मा इक्वल टू डेल डी अपॉन डेल एल अपॉन एल इक्वल टू डेल डी अपॉन डेल डी मल्टीप्लाई एल अपॉन डेल एल। तो पास जहाँ डेल डी अपॉन डी इक्वल टू पार्श्व विकृति और डेल एल अपॉन एल इक्वल टू अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक ना। तो अगर आप लोगों को ये, अब आपने इसको क्या करना है, थोड़ा चीज़ समझते जाना है। यदि आयतन में वो हो तो आयतन गुणांक कहते हैं, और रूप में हो तो रूप माने अपर रूपण विकृति कहते हैं, और यदि लंबाई में हो तो यंग गुणांक मापन कहते हैं। तो बस आपको इसका थोड़ा मात्रक याद करना है। इसका मात्रक पास्कल है और इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और थोड़े बस इसके सिग्मा वगैरह याद कर लेना है और कुछ नहीं करना है। बस आपको थोड़ा अच्छे से देखना है, नोट्स बनाने हैं और याद करना है। और इसका ये क्वेश्चन बस है कि इस्पात रबर से अधिक प्रत्यास्थ होती है। इसको बस याद रखना, क्या है लिखे दे रहे, देखिए इस्पात रबर से अधिक प्रत्यास्थ होती है, से अधिक प्रत्यास्थ कितनी है, अधिक, ख्याल रखना अधिक प्रत्यास्थ है, प्रत्यास्थ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक ना, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। ठीक ना, इस्पात रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है। ठीक ना, बस यही था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भाई इसको एक बार ऐसे बंदे के पास शेयर कर दीजिए जो भाई रियल में पढ़ना चाहता है। ठीक ना, जो नहीं पढ़ना चाहता उसके पास करो, चाहे नहीं करो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो पढ़ना चाहता है ना उसके पास बात कर दो। ठीक है, मिलते हैं तो कल के लेक्चर में। धन्यवाद।